तो बेसिकली आज हम लोग एक इकोनॉमिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, इसका क्या यूज है और इससे कैसे गवर्नमेंट जो है वो क्रेडिट कंट्रोल और इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके सबसे पहले ये समझिए कि इसका टूल्स क्या क्या है। जैसे समझिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर मान लीजिए कि मार्केट में पैसा नहीं है, पैसा नहीं इन द सेंस कि कैपिटल नहीं है किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए, तो फिर गवर्नमेंट कैसे मार्केट में पैसा मुहैया कराती है? नंबर वन बात। नंबर टू, मार्केट में अगर पैसा ज्यादा हो गया तो उसमें कैसे गवर्नमेंट पैसा लोगों से लेगी कि जो देश की मौद्रिक स्थिति है उसको बरकरार रख सके। इसको समझने से पहले बिल्कुल लीन इन थिंग भाषा में समझते हैं कि मान लो अगर प्रणव के पॉकेट में हम 2 लाख रुपया दे दें कैश, तो प्रणव क्या करेगा उस 2 लाख रुपए का? प्रणव, अगर मैं आपको 2 लाख रुपए कैश दे दूं, आप क्या करोगे? हाँ हाँ, तो प्रणव आप ही का नाम। अगर मैं आपको 2 लाख कैश कैश दूं तो क्या करोगे? ठीक है, वेरी गुड। और वेरी गुड। और अगर मैं आपको देने के बाद 1 महीने 1.5 महीने बाद बोलूं कि बेटा वो पैसा वापस करो, उस समय क्या करोगे फिर? बिल्कुल हाँ। नहीं, मैं वापस मांगू तो क्या करोगे? हम्म। ठीक है, और बीच में क्या होगा? नहीं नहीं, जो इंटरेस्ट आपने लिया, इंटरेस्ट की बात हम लोग करते हैं, कैश इन्फ्लो बाद में हो गया। जो इंटरेस्ट आपने लिया और जो इंटरेस्ट मुझे दिया, ठीक है, दोनों का बीच का क्या होगा? वो क्या कहलाएगा आपका? प्रॉफिट या लॉस? एक सेकंड, फिर फोन कर रहा है यार, लग रहा है आपका क्लास पूरा डिस्टर्ब चल रहा है। मैं एक बार एग्जिट होके फिर से इन करूं, मैं पूछूंगा फिर ऑन कीजिएगा आप लोग। मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? तो मॉनेटरी पॉलिसी बोलता है कि ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्राइस को स्टेबल करने का। प्राइस मतलब किसी भी, जो हम लोग महंगाई बढ़ती है या महंगाई कम होती है, ठीक है ना, जब आप जॉब में जाते हो तो आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है। जो लोग जॉब में हैं उनको पता होगा, पता होगा कि डियरनेस अलाउंस जो है वो रिवाइज होता है और वो मिलता है। तो वो कैसे रिवाइज होता है और कैसे मिलता है? तो उसके पीछे जो फैक्टर काम करता है वो मार्केट फैक्टर काम करता है, और वहां पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट जो है वो कैसे प्राइस प्राइस को स्टेबल करती है, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि बेटा आरबीआई काम कैसे करती है, ठीक है। 3 फैक्टर है हमारे पास, एक है पब्लिक, दूसरा है बैंक, तीसरा है आरबीआई। पब्लिक में हम लोग कंपनीज को भी लेंगे, पार्टनरशिप फर्म को भी लेते हैं। पब्लिक मतलब आम जनता की बात समझ लो, बैंक एक पर्टिकुलर हो गई, और थर्ड जो मेरा पार्टी हो गया वो हो गया आरबीआई। अब मैंने कल आप लोगों को बताया था कि डिब्रूगढ़ में जब बीसीपी लाई थी तो उसको 2,000 करोड़ की जरूरत थी, और उस 2,000 करोड़ के लिए उसने क्या किया, बैंकों से बात किया, और बैंकों से बात करके वहां से उसने पैसा उठाया। क्लियर? कल ये बात हुई थी। अब आते हैं हम लोग, होता क्या है अब जब पब्लिक बोलती है कि, पब्लिक या फिर कहिए आप बड़े बड़े जो कंपनीज होती है वो बोलती है कि भैया हमको आप लोन दो, बैंकों को बोलती है आप हमें लोन दो, और बैंक के पास अपना पैसा होता है। सपोज बैंक के पास पैसा ना हो तो वो क्या करेगा? अगर किसी कारण से मांगेगा अपने अब्बा, तो बैंक के अब्बा कौन हो गया? आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो क्या करती है, बैंक बैंक जो है वो आरबीआई से पैसा मांगती है, ठीक है।
तो आरबीआई से बैंक 3 तरीके से पैसा मांग सकती है, ठीक है। अभी 3 तरीके से कैसे मांग सकती है समझ लो। तो सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। एमएसएफ जो होता है वो सबसे कम टाइम का, मतलब ओवरनाइट टाइम का जो होता है टेन्योर, वो होता है एमएसएफ, मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग मैं आपको जब पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम समझाऊंगा तो उसमें आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। पेमेंट एंड सेटलमेंट जब होती है ना, तो उस समय क्या होती है, बैंक आरबीआई को फंड जमा नहीं कर सकते। तो वैसी स्थिति में क्या करती है कि आरबीआई जो है वो बैंकों को एमएसएफ की फैसिलिटी देती है, मतलब मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी की फैसिलिटी देती है। और उसके तहत क्या करती है कि एक सर्टेन अमाउंट, एक छोटा मोटा, मतलब जो भी अमाउंट का कमी बेसी हो रहा है उनके अकाउंट को टैली करने में, उतना अमाउंट क्या करती है वो आरबीआई बैंकों को दे देती है, ठीक है। और ये बेसिकली ओवरनाइट, मतलब एक रात के लिए हम लोग इसको देते हैं, ये ओवरनाइट फैसिलिटी होती है एमएसएफ। तो सपोज अगर मान लो किसी बैंक को 1,000 करोड़ की जरूरत पड़ी सेटलमेंट के लिए, किसी अकाउंट के सेटलमेंट के लिए, तो आरबीआई को बोलती है और आरबीआई क्या करी, उसको एमएसएफ की फैसिलिटी दे दी, दैट इज फॉर वन डे, मतलब एक रात के लिए ये बात होती है। अब मान लो कि बैंकों को 2 से लेकर 14 दिन तक के लिए पैसा चाहिए, मतलब ये तो एक रात के लिए हो गया। अब अगर आरबीआई को, अगर बैंक बोलता है कि भैया हमको कुछ ऐसा पैसा दो जिसको हम अपने पास मिनिमम 14 डेज रख सके, मैक्सिमम 14 डेज रख सके, मतलब 2 to 14 डेज, तो उस समय जो पैसा लेती है आता है रेपो रेट, ठीक है। अब ये यहां समझना जरूरी है रेपो रेट के बारे में कि रेपो रेट है क्या। बेटा रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेट होता है, मतलब एक छोटे समय के लिए जो 2 से 14 दिन के लिए होता है, ठीक है। अब बैंक क्या करती है, आरबीआई से रेपो रेट पे क्या की, पैसा उठा ली, और फिर इसी पैसे को, जैसा मैंने अभी 2 लाख रुपया पन्नों को दिया और पन्नों ने उस वही 2 लाख रुपया किसी और को दे दिया, तो बैंक भी क्या करती है कि ये जो पैसा लेती है आरबीआई से, वो क्या करती है किसी और को दे देती है, समझिएगा। अब मान लो कि बैंक ने ये पैसा पब्लिक को दे दिया इन द टर्म्स ऑफ लोन के। अब रेपो रेट का जो परसेंटेज होता है ना, वो गवर्नमेंट और आरबीआई फिक्स करती है, और वो क्यों फिक्स करती है आपको भी समझ में आ जाएगा। बेटा सपोज रेपो रेट के थ्रू बैंक ने 5% लिया, एक डेटा आप चेक कीजिएगा, गूगल पे, सॉरी आरबीआई के साइट पे होगा, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि 5% रेट पे आरबीआई ने बैंक को क्या किया, 1 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ रुपीज दे दिया। और बैंक ने क्या किया, ये जो लोन है 5% पे जो उसको पैसा मिला था, इसको क्या किया बैंक ने, पब्लिक को 7% पे दे दिया, ठीक है। अभी 5% पे लिया आरबीआई से बैंकों ने, और 7% पे क्या किया, पब्लिक को बांट दिया। तो यहां जो डिफरेंस आया, ठीक है ना। अब इस डिफरेंस का क्या मतलब है, सबसे पहले समझिए। यहां जो 2% का जो आपका मार्जिन दिख रहा है, ये तो एक सबसे पहले तो बैंक के प्रॉफिट में चला आएगा, ठीक है, जो बैंक अपना डे टू डे ऑपरेशन करती है। हम लोग अभी इसके बारे में नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि इससे इफेक्ट क्या पड़ता है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। अब देख बेटा, सपोज बैंकों के पास अगर पैसा ही ना हो तो वो क्या करेगी, किसी को लोन नहीं देगी, और जब बैंक लोन नहीं देगी तो मार्केट में कैपिटल की कमी हो जाएगी, ठीक है। फिक्स कैसे होता है देखो ध्यान से, 2-3 पॉइंट है, मैं एक बार यहां डिस्कस कर देता हूं, समझ लोगे तुम। सबसे पहले तो मैंने आपको इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट, उसके बाद आ गया हमारा लोन, लोन के बाद इंटरेस्ट आ गया, लोन आ गया, ठीक है। लोन के बाद आपका मार्केट स्टेबिलिटी आ जाएगी, मार्केट में कैपिटल की बात आ जाएगी, ठीक है। देन डिमांड की बात आ जाएगी, और इसके बाद से प्राइस की बात आ जाएगी। अब समझो, आरबीआई बोले कि भैया, एसबीआई बोले आरबीआई से कि मुझे आप 1 लाख रुपया दो, मुझे मार्केट में इसको छोड़ना है, 1 लाख करोड़ या 1 लाख जो भी हो उसको मार्केट में छोड़ना है। आरबीआई बोलेगा ठीक है, मैं आपको 1 लाख रुपया दे रहा हूं। अब आरबीआई ने 1 लाख रुपया बैंक को दे दिया। अब एसबीआई क्या करेगी, उस पैसे को तो अपने पास रखेगी नहीं, क्योंकि अगर वो उस पैसे को अपने पास रखती है तो उसको 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बैंक क्या करेगी, उस पैसे को पब्लिक के पास छोड़ देगी, और पब्लिक के पास छोड़ेगी तो भैया कहेगी कि आप हमको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दो, ठीक है। अब
जब बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो इंटरेस्ट कब चार्ज करेगी? जब आप लोन लोगे बैंक से, तब आपको क्या करेगी? बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। और जैसे ही आप लोन लोगे, आप क्या करोगे? उस पैसों को लेके मार्केट में जाओगे, या तो कोई बिजनेस बैठाओगे, या तो कोई फैक्ट्री बैठाओगे, ठीक है। और जब आप बिजनेस और फैक्ट्री बैठाओगे, तो सिंपल सी बात है कि आप मार्केट में कैपिटल को बढ़ा रहे हो, ठीक है। कैपिटल को बढ़ा रहे हो, क्यों? बिकॉज आपके पास पैसा बैंक के थ्रू आया। अब मार्केट में जैसे ही कैपिटल बढ़ेगा, तो क्या होगा? जो भी सामान हम लोग, जैसे अभी कोरोना आया, अभी कोरोना में आपने देखा होगा कि मास्क जो है इसकी फैक्ट्री बैठनी शुरू होगी, ठीक है। पीपी किट की फैक्ट्री बैठनी शुरू होगी। और इसके लिए, पीपी किट और मास्क के लिए, गवर्नमेंट ने अपने हाथ पूरे खोल दिए कि भैया आइए, आप हमसे कम इंटरेस्ट पे लोन लीजिए, और कम इंटरेस्ट पे लोन लेके आप मार्केट में क्या कीजिए कि फैक्ट्रियां बैठाइए, ठीक है। अभी क्या हुआ था, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, और आपने अगर थोड़ा सा इकोनॉमिक बिजनेस सॉरी न्यूज देखा होगा, तो आपने सुना होगा कि जब अप्रैल 2020 में अप्रैल 2020 में मोदी साहब ने बोला कि अगर आपको ऐसे फैक्ट्रियां बैठाना है जिनका संबंध कोविड से है, जिनका जिनका मतलब जैसे पीपी किट का फैक्ट्री बैठा रहे हैं, या फिर उसमें वेंटिलेटर की बात आ रही थी, वेंटिलेटर की फैक्ट्री बैठा रहे हैं, तो आपको हम बहुत कम रेट पे ब्याज देंगे, ठीक है। कम रेट पे ब्याज देने का इम्पैक्ट कहां पड़ता है? देखिए, अगर कम रेट पे मुझे ब्याज मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा? उससे फैक्ट्री ऑब्वियसली बढ़ाऊंगा, और फैक्ट्री बैठा के मार्केट में क्या करूंगा? सामान को दूंगा। तो क्या होगा? मार्केट में कैपिटल जो होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। गॉट इट? अब मान लो कि मुझे मार्केट को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूं कि बेटा मैं 7% पे आपको लोन दूंगा, ठीक है, तो क्या उसमें बैंक आपको 7% पे लोन देगी? अगर आरबीआई बोले बैंकों को कि मैं आपको 7% पे लोन दूंगा, तो क्या बैंक आपको 7% पे लोन देगी? नहीं देगी। ऑब्वियसली ये क्या करेगी? बढ़ाएगी। सपोज 9%। अब अगर लोन महंगा होगा, तो सामान का दाम बढ़ेगा या घटेगा? सिंपल सी बात है, बढ़ेगा। जैसे ही लोन सस्ता होता है, सामान का दाम कम होता है। क्यों? बिकॉज एक ऐसा पार्ट जो हम एज ए इंटरेस्ट पे करते हैं, वो क्या होता है? हमारे लिए कम होता है। और जैसे ही लोन महंगा होता है, सामान का दाम क्या होता है? जैसे ही लोन महंगा होगा, सामान का दाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो यहां से क्या करती है आरबीआई? मार्केट को स्टेबल करती है। अब देख रहा है कि सामान मार्केट में सस्ता मिल रहा है, यानी कि जो मैन्युफैक्चर है, अगर मान लो वो कम रेट में सामान को मार्केट में छोड़ रहे हैं, अगर वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दे बैंक, तो ऑब्वियसली क्या होगा? उनका कॉस्टिंग जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा कि कम होगा? बस सिंपल सी बात है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, तो सामान का दाम भी बढ़ेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, तो सामान का दाम भी कम होगा। तो मार्केट में आपका जो सामान सस्ता या महंगा होता है, वो एक्चुअल डील हो रहा है यहां से, नहीं? आज मैं एक और लाइव एग्जांपल आपको देता हूं, आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। मेरा जो झोला का फैक्ट्री है, ठीक है, जो मेरा झोला का फैक्ट्री है, इस झोले की फैक्ट्री के लिए मैंने मार्केट से 30 लाख का लोन लिया हुआ है। 30 लाख का लोन लेके मैंने यहाँ काम किया हुआ, और ये लोन मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिला हुआ है, ठीक है। आगे जब बैंकिंग बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा इसका यूज क्या है। बेटा 10% पे मिला हुआ है। अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर यहाँ 12% हो जाता है, तो सिंपल सी बात है, मुझे अपने झोला का रेट क्या होना? बढ़ाना होगा या कम करना होगा? 30 लाख का मोटा मोटी 60,000 रुपए मेरा इंटरेस्ट जो है वो साल का बढ़ गया। 60,000 रुपीज इंटरेस्ट जो है साल का, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एनुअली काउंट होता है। तो अगर मैं 2% की अगर बात करता हूँ, ठीक है, तो सॉरी, हाँ हाँ, 2% एक्स्ट्रा अगर आ रहा है, तो मेरा 60,000 रुपये हमको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो वो मैं 60,000 कहां से लूंगा? वो 60,000 में अल्टीमेट कस्टमर से ही लूंगा कि नहीं लूंगा? तो आरबीआई क्या करती है? सिंपल सी बात है कि अगर आरबीआई को मार्केट में पैसा ज्यादा देना है, तो वो क्या करेगी? रेपो रेट कम करेगी, मतलब लोन सस्ता करेगी। तो जब लोन सस्ता करेगी, तो लोग खरीदना, मतलब लोन लेना ज्यादा शुरू कर देंगे, ठीक है। और जब आरबीआई को देखना है कि हमको मार्केट से पैसा निकालना है, तो लोन को आरबीआई अपने लोन को महंगा करेगी, मतलब रेपो रेट क्या करेगी? बढ़ा देगी। जब आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ा देगी, तो बैंक भी अपना इंटरेस्ट क्या करेगा? बढ़ा देगा। सिंपल सी बात। क्लियर है? ठीक है। एक और
प्रसूज बीवीएस बोलो। ओके, एक समझ लो। हाँ बेटा। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। मैं भी वही, मैं तीन, नहीं जरूर, इसलिए तो मैं समझा रहा हूँ, तीन तरह के लोन होते हैं। मैं तीन तरह बोला ना आप लोग के स्टार्टिंग में, एक एमएसएफ हो गया, और एक क्या हो गया, एक रेपो रेट हो गया, नहीं, और तीसरा होता है बैंक रेट। समझ लीजिए तीन तरह के होते हैं। ये होता है वन डे के लिए। जैसे होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। बेटा आरटीजीएस एनईएफटी का नाम सुना है आपने? पेमेंट सेटलमेंट। पेमेंट सेटलमेंट जब होता है तब क्या होता है, 11:59 पे हर एक बैंक का अकाउंट आरबीआई में टैली किया जाता है, ठीक है। और जब अकाउंट टैली किया जाता है ना, उस समय मान लो जब पेमेंट सेटलमेंट में क्या होता है ना, कि मैं आपको आरटीजीएस का जब सिस्टम समझाऊंगा ना कि आरटीजीएस होता कैसा, तो आपको वहां पे वो समझ में आएगा। जितना पैसा कम होता है ना किसी एक बैंक का, उस पैसे को आरबीआई क्या करती है, देती है, और दूसरे बैंक के साथ जो सेटलमेंट होता है उसको पूरा कर देती है। जैसे एग्जांपल समझो, एक बेसिक समझाता हूँ। मान लो हम हैं, मोहन है, आपका प्रसूज है, प्रणव है, आप है, पांच आदमी हैं, ठीक है। मान लो मैं आरबीआई हूं, और आप चारों का अकाउंट मेरे पास है, ठीक है। 26 मई की बात हो रही है, आप अलग अलग बैंक हैं। आपके पास जो पेमेंट सेटलमेंट आया वो मान लो 10 लाख का आया, मोहन के पास मान लो 15 लाख का आया, ठीक है। प्रसूज जी के पास मान लो 20 लाख का आया, प्रणव के पास मान लो 30 लाख का आया। सपोज अलग अलग सबका पेमेंट सेटलमेंट है, ठीक है। अब लेना और देना दोनों होता है आरटीजीएस में। जैसे एसबीआई का कस्टमर है, वो क्या करता है, यूबीआई के कस्टमर को, पीएनबी के कस्टमर को आरटीजीएस करता है, और पीएनबी का कस्टमर एसबीआई के कस्टमर को आरटीजीएस करता है। डेली ये काम होता है या नहीं होता है? ठीक है, आप देखो समझो, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं। सपोज यहां जैसे ये मान लो आरबीआई, ठीक है, यहां एसबीआई हो गया, यहां पीएनबी हो गया। ओके, दो तीन चीजें हैं, क्या क्या है, दो तीन चीज समझ लीजिए। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो है, जिसको हम लोग आरटीजीएस एनईएफटी ईपीएस बोलते हैं, आरटीजीएस एनईएफटी, ठीक है, बोलते हैं। अभी मान लो कि मिस्टर एक्स कोई एक बंदा है, जिसने क्या किया, 100 रुपीज पीएनबी को आरटीजीएस किया, ठीक है। तो होता क्या है कि 100 रुपीज एसबीआई से पीएनबी में जाता है, ओके। और पीएनबी में कोई बंदा है जिसने 80 रुपया एसबीआई को आरटीजीएस किया, ठीक है। तो पीएनबी से 80 रुपया एसबीआई के पास 100 रुपीज जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, बैंकों में फंड का ट्रांसफर नहीं होता है। इन सब के बीच एक कड़ी है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है कि इनका सेटलमेंट करती है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल में पीएनबी के पास 20 रुपया ही आ रहा है, क्योंकि यहां से जा कितना रहा है, 80 रुपया, और यहां से आ कितना रहा है, 100 रुपया। तो एक्चुअल में पीएनबी के पास कितना आ रहा है, 20 रुपया ही आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि सभी बैंकों का अकाउंट कहां होता है, आरबीआई के पास होता है, और जो भी सेटलमेंट होता है ना वो अकाउंट के थ्रू होता है। थोड़ा सा हम और इसको इनलार्ज करते हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। बेटा आरबीआई, ठीक है, यहां आ गया तिनसुकिया एसबीआई, ठीक है, यहां हो गया, हाँ हाँ हाँ, तिनसुकिया पीएनबी, ठीक है। अब जैसा आपको फीस जमा करना है, मुझे आप मुझे फीस जमा करते हो और सर बोलते हो सर मैं आपको आरटीजीएस कर रहा हूं, ठीक है। तो आपने अगर मान लीजिए जैसे 20,000 मुझे भेजा, तो ये 20,000 सीधा मेरे अकाउंट में नहीं आता है। सोच लीजिए, आप भी तिनसुकिया के हो, मैं भी तिनसुकिया का हूं, सीधा मेरे अकाउंट में नहीं आता। ये पैसा जाता है पहले हमारे गुवाहाटी, जो हमारा स्टेट का हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। वहां से जाता है आरबीआई, और बेसिकली नागपुर में सेटलमेंट सिस्टम होता है। जो नागपुर है ना हम लोग का, आरबीआई का नागपुर जो है, वहां पे एक्चुअल में सेटलमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। तो वहां वो पैसा जाता है, ठीक है। वहां से फिर हमारा जहां हेड ऑफिस होगा पीएनबी का, वहां जाएगा, ठीक है। और वहां से फिर हमारे पीएनबी जाएगा, मतलब हेड ऑफिस होते हुए जाता है, कहने का मतलब ये। तो देखो पैसा का जो भी एनईएफटी या आरटीजीएस है, उसका रोटेशन आपका ऐसे है। अब देखो
तिनसुकिया के किसी भी बंदे ने पीएनबी तिनसुकिया को 20,000 रुपए ट्रांसफर किए, ओके, और पीएनबी से मान लो किसी ने 15,000 रुपए ट्रांसफर किए। तो ऐसा बेटा एसबीआई और पीएनबी इंडिया में बहुत सारे हैं, सभी सेटलमेंट, सभी क्या करते हैं, पैसा भेजते हैं यहां से वहां, वहां से यहां। तो सभी बैंकों का आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है। और होता क्या है, ये पैसा जो आरबीआई में एसबीआई की अकाउंट है ना, वहां से कटती है, ठीक है, ये पैसा यहां से नहीं कटता है, ये पैसा आरबीआई में जो एसबीआई का अकाउंट है वहां से कटता है, और वो पैसा कट के यहां जाता है। उसी तरह पीएनबी का जो अकाउंट है वहां से कटता है और वहां से कट के यहां आता है, ठीक है, जो करंट अकाउंट वहां पे वो लोग डील मतलब मैनेज करता है, वहां से करता है। अब एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, जरूरी थोड़ी है कि जितना पैसा एसबीआई से पीएनबी में ट्रांसफर किया गया उतना ही पैसा पीएनबी से एसबीआई में ट्रांसफर किया गया, ये संभावना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है बेटा, कि मान लो एट द एंड ऑफ द डे, मान लो कि ऐसा देखा जा रहा है कि पीएनबी के पास 40,000 रुपया हमको एक्स्ट्रा और चाहिए, ठीक है, कि वो एसबीआई का सेटलमेंट करे। अब रात के 11:59 पे पीएनबी का कोई भी एम्प्लॉय नहीं है होगा जो उतना पैसा क्या करेगा, एसबीआई के अकाउंट, अपना करंट अकाउंट में डालेगा, बैंकिंग सिस्टम बंद होकर रखी है, डालेगा। तो उस सिचुएशन में क्या करती है आरबीआई, बोलती है कि भैया हम आपको पैसा दे रहा है, ठीक है, आपका जब बैंकिंग आवर होगा आप उतना पैसा मेरे पास ट्रांसफर कर दीजिएगा, ओके। तो आरबीआई क्या करेगा, 40,000 रुपीज पीएनबी के अकाउंट में जमा करेगा और फिर पीएनबी से एसबीआई में देके इसका अकाउंट जो बैलेंस है वो जीरो कर दिया जाएगा, ठीक। अब आरबीआई ने जो पीएनबी को 40,000 दिया, इस पे कहेगी आरबीआई हम तो आपको फ्री में देगा नहीं, हम आपसे क्या करेंगे, पैसा लेंगे। तो आरबीआई आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी और वो कहलाएगा एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्लियर है? कहने का मतलब कि एक शॉर्ट टर्म के लिए पेमेंट सेटलमेंट को या फिर दोनों के अकाउंट को, या फिर कोई एक ऐसा जरूरत पड़ गया, मतलब कंटीजेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, जहां पे बैंकों को फंड की जरूरत है और ओवरनाइट के लिए आरबीआई ने क्या किया, बैंकों को वो पैसा दिया, तो वो कहलाएगा एमएसएफ। जैसे हमको एकदम अर्जेंट पड़ गया, हम बोलेंगे हाँ चलो ठीक है, एक काम करो तुम लोग 5,000 रुपए मेरे अकाउंट में डाल दो, तो जो 5,000 रुपए हम तुमसे और बोलेंगे कल तुमको वापस कर देंगे, ठीक है, तो उस पर तुम हमसे इंटरेस्ट चार्ज करोगे और वो कहलाएगा एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्लियर है? सेकंड क्या होता है, रेपो रेट। 2 दिन से लेकर 14 दिन तक के लिए आरबीआई से जो लोग बैंक जो पैसा लेते हैं उसमें जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो कहलाता है रेपो रेट। और द थर्ड वन इज बैंक रेट, जो एक लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 1 साल के लिए ले लिया, ठीक है ना, 6 महीने के लिए ले लिया, मतलब 14 डेज के बाद का जो पैसा लेते हैं बैंक आरबीआई से बैंक, वो कहलाता है बैंक रेट। तो ये 3 तरह के रेट है और इस 3 तरह के रेट से सिंपल सी बात है मार्केट इफेक्ट करता है। वो भी आपको मैं दिखाया है कि अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंकों का रेट महंगा होगा और रेपो रेट घटेगा तो बैंकों का रेट सस्ता होगा। क्लियर है? अब क्या 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 नहीं, पहले था 4 महीने पे चेंज होता, पहले था 6 महीने पे चेंज होता था, उसके बाद 4 महीने पे आया, उसके बाद क्वार्टरली आया, ठीक है। और अभी तो देखता है कि इंडियन इकोनॉमी देखती है कि हाँ कभी भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो लोग क्या करता है, चेंज करता है। लेकिन ये पहले था साल में 2 बार, उसके बाद फिर साल में 4 बार हुआ था, ठीक है ना, मतलब क्वार्टरली हुआ था, ठीक है। और अभी ये बैंक एग्जाम में आता है, आप लोगों को जरूरत नहीं है, ओके, परसेंटेज आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बैंक में जो एग्जाम देंगे बच्चे उनको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? अब बेटा देखो, रेपो रेट तो हो गया, अभी मान लो, हाँ तीसरा आ गया बैंक रेट, मतलब 2 दिन से 14 दिन से अधिक का जो रेट हो गया वो क्या हो जाएगा, बैंक रेट हो जाएगा, ठीक है। अब रिवर्स रेपो रेट, ऐसा भी तो हो सकता है कि आरबीआई के बैंकों के पास जितना उनका डिमांड नहीं है उससे अधिक पैसा आ जाए, या फिर मान लो फ्राइडे को, सपोज फ्राइडे को 10 लाख रुपए है बैंक के पास, ठीक है, और सैटरडे बंद है बैंक, संडे बैंक बंद है, मंडे बैंक बंद है, ट्यूसडे को बैंक खुलेगा, ठीक है, ट्यूसडे को बैंक खुलेगा, तो कितना हो गया, सैटरडे संडे मंडे, 3 दिन हो गया ना। अब ये 10 लाख रुपया किसी भी बैंक के पास एक्स्ट्रा है, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा हो 3 दिन बाद उस पैसे का यूज हो तो तुम क्या करोगे, उस 3 दिन के लिए उस पैसा को सोचोगे कहीं इन्वेस्ट करें, बिकॉज यू आर अ बिजनेसमैन।
तो आप क्या करोगे कि इस पैसा को कहोगे कि भैया इसको हम इन्वेस्ट कर देता है। तो बैंक क्या करती है ना बेटा, बैंक ये पैसा आरबीआई के पास रख देती है, और ये जो पैसा बैंक आरबीआई के पास रखती है इसको हम लोग रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। रिजर्व रेपो रेट, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर बैंक पैसा आरबीआई के पास रखेगी तो वो जिस रेट पे रखेगी वो कहलाएगा रिजर्व रेपो रेट, और आरबीआई से अगर बैंक पैसा लेती है तो वो कहलाएगा रेपो रेट। एक सेकंड। ठीक है, अब इसको समझने का एक और अच्छा एग्जांपल आप लोग के गाँव में। हाँ बेटा, सब में दोनों में भाई आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। आपके गांव में महाजन होता है, महाजन सबसे सबसे आपके गांव में महाजन होता है, मनी लेंडर जिसको हम बोलते हैं। अभी मनी लेंडर क्या करता है? हाँ प्रसूत जी, मनी लेंडर को जानते हो? यस बिल्कुल। हाँ वो प्रसूत जी का भाई का नाम है। आप देखो, अगर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट समझना है तो सबसे जो अच्छा एग्जांपल मुझे लगता है वो ये लगता है कि मान लो कोई एक बंदा है, मान लो काव्या है, ठीक है। अभी काव्या है और एक मनी लेंडर है, ठीक है। अभी काव्या जाएगी और बोलेगी कि भैया हमको आप 5,000 रुपया दीजिए। तो काव्या क्या करेगी, मनी लेंडर से 5,000 रुपया लेके आ गई। अब मनी लेंडर तो फ्री में देगा नहीं, तो मनी लेंडर कहेगा कि ठीक है एक काम करो, तुम हमको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दो, ठीक है। तो काव्या बोलेगी ठीक है मैं आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दूंगा, ठीक है। तो ये जो रेट होगा ना ये कहलाएगा रेपो रेट। क्यों रेपो रेट कहलाएगा? बिकॉज जरूरत किसको थी, काव्या को थी, और ये किससे लेने गया, मनी लेंडर से लेने गया। तो यहाँ पे जो जिस रेट पे ये लेगी काव्या वो कहलाएगा रेपो रेट। अब काव्या ने बिजनेस किया और काव्या के पास पैसा आ गया, ठीक है। अब क्या काव्या क्या करेगी, उस पैसा को कहेगी मेंटर को कि भैया आप ये पैसा रख लो, और जो एक्स्ट्रा पैसा है ना कहेगी कि आप ये भी रख लीजिए, मेरे पास रहेगा तो चोरी हो जाएगा। तो काव्या क्या करेगी, जो काव्या के पास एक्स्ट्रा पैसा है, मतलब उसके डे टू डे ऑपरेशन के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा है वो पैसा क्या करेगी, मनी लेंडर के पास रख देगी। तो अब मनी लेंडर कहेगा कि बेटा तुम रख तो रहे हो लेकिन हम तुमको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बिकॉज मेरी जरूरत नहीं है, जरूरत तुम्हारी है। तो हम जो तुमको है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देंगे, 5% नहीं देंगे, उससे क्या करेंगे, कम देंगे। तो काव्या जब रखेगी पैसा मनी लेंडर के पास तो यहां जो उसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो कहलाता है रिजर्व रेपो रेट, ठीक है। सेम चीज मनी लेंडर कौन हो गया, आरबीआई हो गया, और काव्या कौन हो गया, बैंक हो गया। तो जब बैंक को जरूरत है तो वो रेपो रेट पे लेगा, और जब बैंक आरबीआई के पास रखेगा तो वो रिवर्स रेपो रेट पे होगा। तो भैया जरूरत तो है नहीं, तो जब जरूरत नहीं है तो आपको हम इंटरेस्ट कम देंगे, तो इंटरेस्ट कम देंगे तो हमेशा याद रखिएगा रेपो रेट ज्यादा होता है और रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो कम होता है, यही कारण है। मोहन आपके सवाल का जवाब दीजिए। हाँ ठीक है, तो दैट इज द रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। और सिंपल सी बात है, बार बार वही समझा रहा हूं, इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा कर रखिएगा कि जैसे ही रेपो रेट बढ़ेगा लोन का इंटरेस्ट बढ़ेगा, और जैसे ही लोन का इंटरेस्ट बढ़ेगा मार्केट में क्या होगी, बोलो क्या होगा मार्केट में, सामान का दाम बढ़ेगा। और जैसे ही रेट, चलिए अब आते हैं हम लोग और भी जो टूल्स है उस पे आते हैं। तो एमएसएफ समझ में आ गया, रेपो रेट समझ में आ गया, रिवर्स रेपो रेट समझ में आ गया, और बैंक रेट भी समझ में आ गया। बैंक रेट भी क्या है, जस्ट लाइक रेपो रेट की तरह है, बट बैंक रेट का जो टेन्योर होता है वो क्या होता है, 15 ईयर्स, 15 डेज से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग दो और पॉइंट है, सीआरआर और एसएलआर, सीआरआर और एसएलआर। बेटा ये दोनों जो टूल्स है ये मॉनेटरी पॉलिसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्रेडिट पॉलिसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है ये आपको समझाऊंगा।
बट इसको समझने से पहले आपको एक वर्ड समझना होगा, NDTL, NDTL, ठीक है, कल भी डिस्कस किए इसके बारे में। NDTL होता क्या है? कोई बोलेगा हमको NDTL क्या होता है? हाँ, क्या होता है? तो फुल फॉर्म है। नहीं। और कोई? ना बाबू, ये दोनों एक ही चीज है। ये दोनों एक ही चीज है, यही तो मैं बात कर। सोमू बोलेगा बेटा? नहीं बोलेगा, सोमू का तबीयत ठीक नहीं है। चलो समझ लो क्या, ये दोनों एक ही चीज है। बैंकिंग के लिए कैसे चीज में आता है? नेट डिमांड एंड टाइम। माइक ऑफ कर दो बेटा। देखो, बैंक में दो तरह के अकाउंट होते हैं, बेसिकली तीन तरह के अकाउंट होते हैं। एक होता है सेविंग बैंक अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट, और तीसरा होता है टर्म डिपॉजिट। ठीक है। सेविंग बैंक अकाउंट ऐसा होता है जिसमें कस्टमर गया, पैसा जमा किया और निकाल के चला आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एटीएम कार्ड उसको दिया जाता है, जब चाहे तब पैसा जमा कर सकता है, जब चाहे पैसा निकाल सकता है। सेविंग बैंक अकाउंट जैसा ही करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में क्या होता है कि कस्टमर गया, पैसा जमा किया, पैसा निकाल के लेके आया, बट उसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ये बेसिकली बिजनेसमैन लोगों के लिए अकाउंट होता है, ये पर्सनल लोगों के लिए अकाउंट होता है जहां वो अपनी सेविंग्स को जमा करते हैं। ठीक है ना। और करंट अकाउंट जो होता है वो बिजनेसमैन लोगों के लिए अकाउंट होता है। टर्म डिपॉजिट क्या होता है? टर्म डिपॉजिट ये होता है जहां आपने एक पैसा एक सर्टेन टाइम के लिए जमा किया और उस टाइम के बाद आपको वो पैसा मिलेगा। ठीक है ना, दैट इज अ पार्टन। हाँ, टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट वो तो अलग चीज हो गया। वो इसमें बहुत सारा पार्ट है। इसमें आपका देखिए क्या है, डेली डिपॉजिट है, आरडी है, फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है ना। इसके बाद से आपका ये फिक्स डिपॉजिट पर से टैक्स सेविंग स्कीम्स है, बहुत कुछ है इसमें। ओके। मतलब ये क्या है, आपने पैसा जमा किया और बैंकों में जमा करने के बाद एक सर्टेन पीरियड के बाद आप वो पैसा निकालते हैं। गॉट इट? तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्म डिपॉजिट। तो अभी समझो कॉन्सेप्ट यहां पे है बेटा। नेट डिमांड का मतलब ये हो गया कि कस्टमर जब चाहे तब पैसा निकाले। तो कस्टमर जब चाहे तब पैसा कब निकालता है? कस्टमर जब चाहे तब पैसा या तो सेविंग अकाउंट में निकालेगा या तो करेंट अकाउंट में निकालेगा। उसको प्री अप्रूवल की या प्री ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है। जब मन किया तब एटीएम घुसाएगा, पैसा तो निकालेगा। दैट इज अ नेट डिमांड। मतलब बैंकों के लिए ये नेट डिमांड हो गया, जब चाहे तब कस्टमर निकालता है। एंड टाइम लायबिलिटी करने का मतलब ये हो गया बेटा, एफडी और आरडी का आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो एक मेच्योरिटी डेट होता है। ठीक है ना। उस डेट के बाद ही बैंक से आप वो पैसा लेते हो, और अगर मान लो पहले लेते हो तो आपको पेनाल्टी मतलब इंटरेस्ट जो होता है वो आपका पेनाल्टी के रूप में कुछ कट जाता है। पता है ये बात? ठीक है। तो क्या होता है, जो डेली डिपॉजिट की बात किया, जो आरडी की रिकरिंग डिपॉजिट की बात किया, जो एफडी की बात किया या टैक्स सेविंग की बात किया, ये एक टर्म, एक समय के बाद बैंक के लिए लायबिलिटी होती है। सबसे पहले तो ये जान लो कि जो पैसा आप बैंक में जमा करते हैं ना, वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, बैंक के लिए एसेट्स नहीं है। बैंक के लिए लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? बिकॉज बैंक को वो पैसा चुकाना होता है, विथ इंटरेस्ट देना होता है। तो जो पैसा आप बैंक में जमा करते हैं वो बैंकों के लिए लायबिलिटी है, आपके लिए एसेट्स हो सकता है, बट बैंक के लिए वो लायबिलिटी है। तो नेट डिमांड हो गया, यानी बैंक जब कस्टमर जब चाहे तब पैसा निकाल ले, दैट इज अ नेट डिमांड, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। और टर्म टाइम लायबिलिटी हो गया कि मतलब एक समय के बाद बैंक के लिए वो लायबिलिटी हो गया, मतलब एक समय के बाद बैंक को वो पैसा क्या करना है, वापस करना है। तो बोलता है कि इस एनडीटीएल का कुछ परसेंट इन द टर्म्स ऑफ कैश, ठीक है, आरबीआई के साथ मेंटेन करना है। दैट इज अ सीआरआर, जिसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। और ये कुछ परसेंट जो है, और ये कुछ परसेंट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी के अंदर आता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी कैसे इफेक्ट होता है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहले ये समझो कि इस एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज 3% हो, 4% हो, वो डिपेंड करता है आरबीआई और गवर्नमेंट मिलके कितने, कुछ परसेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश जो आरबीआई के साथ मेंटेन किया जाता है। याद रखिएगा, एक वर्ड में मेंटेन यूज कर रहा हूं। आरबीआई के साथ मेंटेन किया जाता है, वो कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो।
ठीक है। और ये क्यों किया गया, इसके पीछे भी कल मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, क्यों किया जाता है सीआरआर एसएलआर, कोई बताएगा मुझे, कल डिस्कस हुआ था। सीआरआर एसएलआर क्यों क्यों रखा गया है, क्या कारण है? आप कस्टमर के पैसे को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, सीआरआर और एसएलआर जो है वो दिया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ इससे क्रेडिट कंट्रोल कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखाऊं। मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूं क्या? ठीक है, चलो। ठीक है, तो अब देखो समझो, एनडीटीएल, एनडीटीएल समझ में आ गया ना, क्लियर है एनडीटीएल? प्रासुज्य, कोई कंफ्यूजन बेटा? ठीक है, अब देखो सीआरआर, जैसे मान लो कि समझते हैं यहाँ पे सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और एफडी, ठीक है, क्योंकि यहां से आपको बैंकिंग का फंक्शन भी समझ में आ जाएगा। मान लो किसी बंदे ने 100 रुपया सेविंग अकाउंट में जमा किया, किसी बैंक बंदे ने 100 रुपया करंट अकाउंट में जमा किया, किसी बंदे ने 100 रुपया एफडी में जमा किया, तो टोटल बैंक के पास एनडीटीएल कितना आ गया? 300 रुपया, ठीक है। अभी मान लो सीआरआर का परसेंटेज 20%, सॉरी 4% है, तो इसका मतलब ये जाएगा कि इस 300 रुपए का 4% मतलब 12 रुपीज जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कैश आरबीआई के साथ मेंटेन करना है। मेंटेन करने का वर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि समझा रहा हूं, आप समझ लीजिए। आपने करेंसी चेस्ट वर्ड का नाम सुना है? करेंसी चेस्ट नहीं सुना बेटे? हाँ, होता क्या है, करेंसी चेस्ट क्या होता है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें 4-5 बैंकों को, जो बड़े बैंक होते हैं ना, उसमें एक ऐसी फैसिलिटी रखी जाती है जहां पे फिजिकली कैश अवेलेबल होता है, ठीक है। कि मान लो कभी कैश की जरूरत पड़े ना, तो आप जाके मतलब एक बैंक जाके उस बैंक से उतना फिजिकली कैश लेके आ सकता है। और हर एक ब्रांच का लिमिट होता है, मैंने कल बताया था 15 करोड़, 25 करोड़, 14 करोड़, याद आ रहा है? तो अभी मान लो कि उसका कुछ परसेंट आपको अपने पास कैश रखना है। अभी आपके पास कैश की कमी हुई तो आप वहां से कैश लेके आ जाओगे, और आपके पास अगर आपके लिमिट से ज्यादा कैश हो गया तो उस कैश को कहां करोगे आप? करेंसी चेस्ट में जमा करोगे। तो वो जो करेंसी चेस्ट होता है ना, वो बेसिकली आरबीआई डील करती है। वो होता है बैंकों के पास, लेकिन वहां पे स्टाफ का सैलरी, वहां पे जो पुलिस होती है उसकी सैलरी, उसके जगह का रेंट, ये सारा काम आरबीआई देखता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आरबीआई के साथ मेंटेन करते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो ये 12 रुपया इन द फॉर्म ऑफ कैश क्या करेगा भैया? जमा हो जाएगा। अब देखो, और फिर देखता है अरे 12 रुपया तो बड़ा कम है, तो वो क्या करती है ना, एसएलआर के रूप में कहती है कि भैया आप इतने रुपए का या तो गोल्ड या तो बॉन्ड या तो सिक्योरिटीज हमारे साथ मेंटेन करो, ठीक है। एसएलआर फुल फॉर्म क्या है? एसएलआर का फुल फॉर्म लिक्विडिटी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इसमें क्या बोलता है कि भैया आपके पास जो भी एनडीटीएल है, इस एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज, वो परसेंटेज भी आरबीआई फिक्स करती है, कुछ परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज आप हमारे साथ मेंटेन करो। सपोज आरबीआई ने बोल दिया कि भैया 20% आपको रखना है, इसका मतलब यह है कि 60 रुपीज आपको एसएलआर के रूप में रखना है। अब देखो ध्यान से, बैंक के पास आया 300 रुपया, इस 300 रुपये में 12% और 12 रुपये और 60 रुपये, यानी 72 रुपया आपको, इस 72 रुपये से आप कुछ नहीं कर सकते, इसको आपको रखना है अपने पास बिजनेस के लिए, ठीक है। अब ये आरबीआई के साथ मेंटेन कर लिया। अब बेटा मार्केट में पैसा कितना है आपके पास फेंकने के लिए? 300 माइनस 72 मतलब 228 रुपीज, यही है ना? अरे बोल। ठीक है। अब बैंक क्या करती है, ये 228 रुपीज ना मार्केट में छोड़ देती है। और मार्केट में कैसे छोड़ती है? तो भैया इस 228 रुपीज का लोन देती है, ठीक है। यानी कि 228 रुपए क्या करेगी बैंक? मार्केट में लोन दे देगी। यहाँ पे लोन आते हैं हम, लोन 228 रुपए दे देगी, ठीक है। अब पूछोगी सर इसे क्रेडिट कंट्रोल कैसे होगा, ठीक है। तो अब आप देखो इसे क्रेडिट कंट्रोल कैसे होगा, मैं तुमको वो दिखा रहा हूं। बेटा बैंक आरबीआई बोले कि नहीं, अभी नया सीआरआर आपका 5% हो गया, ठीक है,
और नया एसएलआर आपका 22% हो गया। सपोज आरबीआई कहता है कि भैया अब नया सीआरआर, आरबीआई ने देखा कि मार्केट में बहुत पैसा आ गया, ठीक है, बहुत क्या किया, बैंकों ने लोन दे दिया, तो आरबीआई बोलेगी कि एक काम करते हैं, अब हम कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल कैसे करेंगे? तो भैया सीआरआर बढ़ा देंगे और एसएलआर बढ़ा देंगे। तो जब सीआरआर बढ़ा देंगे यानी कि अब बैंक को 15 रुपया इन द फॉर्म ऑफ कैश रखना है एंड 66 रुपया इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर रखना है, मतलब सिक्योरिटीज बॉन्ड के रूप में। तो 15 और 66 81 रुपया, यानी बैंकों को अब 81 रुपीज आरबीआई के साथ मेंटेन करना पड़ेगा। अब जैसे ही 81 मेंटेन करेगा, इसका मतलब ये है कि वो 200 कितना रुपया हो जाएगा, 19 रुपया, 219 रुपीज का लोन देगी कि नहीं देगी? तो अब देखो, मार्केट में जहां 228 रुपया लोन दिया था, नई नीति जैसे ही आई, अब लोन का अमाउंट 219 हो गया। इसका मतलब यह है बेटा कि वो 9 रुपीज जो है वो क्या करेगी, मार्केट से विड्रॉ करेगी कि नहीं करेगी? तो जब मार्केट से विड्रॉ करेगी तो मार्केट में क्या होगा, लोन कम करेगा, कैपिटल वहां से। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या किया, क्रेडिट कंट्रोल किया। मतलब जहां लोन ज्यादा दे रहा था, वहां लोन उसने क्या कर दिया, कम कर दिया। गॉट इट? कैसे मार्केट में लोन का अमाउंट घटता बढ़ता है, समझ में आ रहा है ना? सिंपल सी बात है ना बेटा। एनपीटीएल का जैसे पहले 4% था और 20% था, तो 228 रुपए का बैंक लोन दे रही थी। अब जैसे ही उसने क्या किया, अपना सीआरआर बढ़ाया, एसएलआर बढ़ाया, तो लोन का अमाउंट मार्केट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि बैंक को मजबूरन 9 रुपया मार्केट से विड्रॉ करना पड़ेगा। विड्रॉ करेगा तो ही जाके बैंक क्या करेगी, सीआरआर और एसएलआर मेंटेन कर पाएगी। और बैंक अगर सीआरआर एसएलआर मेंटेन नहीं करती है तो उनको करोड़ों का फाइन लगता है। अगर आप सर्च कीजिएगा आपको निकल जाएगा, बहुत गंदा फाइन लगता है सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करने का। अब फिर आरबीआई देखेगा कि अरे, फिनेंस मिनिस्टर देखेगी मार्केट में फंड की कमी हो रही है, तो एक काम करो, अगर फंड की कमी हो रही है, कैपिटल की कमी हो रही है, तो मार्केट में कैपिटल छोड़ दो। कैपिटल कैसे छोड़ेगा? तो मार्केट में कैपिटल छोड़ने के लिए फिर वो क्या करेगा, भैया बाबू, एसएलआर सीआरआर एसएलआर को कम कर देगा। अभी 3% कर दिया और 18% कर दिया। तो अगर 3% और 18% कर रहा है बेटा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 9 रुपया और 54 रुपया, मतलब 63 रुपया। इसका मतलब हो जाएगा 237 रुपया। इतनी रुपीज आप मार्केट में, नहीं नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। हाँ हाँ, तो नहीं नहीं, ये मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ये परसेंटेज आप जब साइट पे जाएंगे ना, आरबी साइट पे, तो वहां वो दिया रहेगा। जैसे अभी शायद सीआरआर 3 हाँ हाँ, नहीं, यही इसी के आसपास में होगा, इसी के आसपास में होगा। अभी 3% है तो 3% के आसपास में ही होगा, देखिएगा। लेकिन बेटा ये नॉमिनल होने से करोड़ों में, अरबों में इम्पैक्ट पड़ता है। ये नॉमिनल भी होता है ना, ये पूरे बैंकों की बात हो रही है। ये नॉमिनल भी अरबों में, 0.5% भी बेटा चेंज होता है ना, तो 18,000 करोड़ का अंतर पड़ा था जिसमें हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उस समय। 18,000 करोड़ का 0.5 से अंतर पड़ा था सीआरआर में। ये देखिए, दो चीज है, एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया, सेकेंड चीज हो गया कि मार्केट में कैपिटल कम है। अभी जैसे देखिए यहाँ पे, हमारे पास 300 रुपया है, मैं एक बैंक हूं, हमारे पास 300 रुपया आया। अगर मैं 72 रुपया अगर अपने, अगर आरबीआई के पास सेफ रखूं, तो मैं 228 से ही बिजनेस कर सकूंगा, ठीक है। अगर मैं 81 सेफ रखूं अपने पास, तो मैं 219 से बिजनेस कर पाऊंगा। और अगर मैं 63 रखूं तो मैं 237 से बिजनेस कम कर पाऊंगा। अब देखिए इसका इंपैक्ट कहां पड़ता है बेटा। लोन आरबीआई इतना पैसा का ही लोन देगी, यहाँ पे 228 का, यहाँ पे 219 का लोन देगी, तो यहाँ लोन कम दे दिया ना। लोन का अमाउंट तो मार्केट में कम हो गया। लोन का अमाउंट कम हुआ मतलब मार्केट में कैपिटल की कमी हो गई, ठीक है। जो भी मार्केट है उसमें कैपिटल कमी हो गई। अभी जब सीआरआर एसएलआर घटेगा तो मार्केट में कैपिटल बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ 219 रुपया था, अभी 237 रुपया हो गया, 237 हो गया। बीबीएस समझ में? हाँ
अब एनपीए पे भी हम लोग आएंगे। एनपीए के लिए सीआरआर और रेपो रेट की चक्कर नहीं है। वो एलसी मैंने कल याद किया आप लोग को, एक एलसी वर्ड का यूज किया था, लेटर ऑफ क्रेडिट। एलसी और बीजी का नाम सुना है, बैंक गारंटी, एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। कल का अगर आप वीडियो देखिएगा वहां भी मैंने यूज किया है, और वहां बोला भी है कि मोदी साहब का इसमें कमाल है एलसी में, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, आऊंगा उस पर भी आऊंगा, है वो भी टॉपिक, बड़ा मजेदार टॉपिक है वो भी, कैसे लोग धोखा देता है। ठीक है, ठीक है। बैंकिंग का स्कीम बेटा जितना है सबके बारे में डिस्कस किया जाएगा एक दिन। ठीक है, हाँ बोल बाबू, बोल प्रणव। फिनेंशियल मार्केट में जब हम लोग रहेंगे ना तो हम लोग को ये सब चीज समझना पड़ेगा। अब उससे टॉपिक पे आते हैं। तो मार्केट में समझ में आ रहा है बेटा कि कैसे लोन जाएगा, कैसे लोन आएगा। सिंपल सी बात है ना कि जैसे ही अपना सीआरआर अगर घटाया तो मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा, सीआरआर बढ़ाया तो मार्केट में पैसा कम आएगा। क्लियर है? अब इसके बाद है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसको मिटा दूं? मिटा ही देता हूं। हाँ, हाँ। मैं अपना यूट्यूब लिंक शेयर कर दिया करूंगा ना, उससे देखना ना, थोड़ा सा व्यूज भी बढ़ेगा ना। चलो। हाँ, ओपन ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी होता है। इसके थ्रू भी मॉनिटरी पॉलिसी कंट्रोल होती है। कैसे? मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। ओपन मार्केट क्या होता है? अभी मान लो कि टैक्स आप में कौन कौन है जो भरता है, खुद ही भरता है, या उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है इनकम टैक्स के बारे में? थोड़ा बहुत नहीं, आपके अलावा? आपने एक वर्ड सुना होगा, सभी ने सुना होगा हमारे ख्याल से, एटीसी के बारे में सुना है सभी ने? सेक्शन 80 सी ऑफ इनकम टैक्स। नहीं, 80। आकांक्षा सुना है एटीसी के बारे में? आकांक्षा, एक मिनट, आकांक्षा सुना है बेटा? बेटा आप जब भी कोई, आपने जब आप इनकम टैक्स भरा होगा, या फिर आप एक काम करना, पापा का इनकम टैक्स देखना है एक बार आकांक्षा। आप देखिएगा, जो आपका ग्रॉस इनकम है ना, उसमें क्या किया जाता है, एटीसी का अमाउंट लेस किया जाता है। ठीक है? एटीसी क्या होता है बेसिकली, जो आप अपना पैसा एलआईसी में, या पीपीएफ में, या जीपीएफ में, ठीक है, या ऐसे किसी स्कीम में जो गवर्नमेंट जिसको बोलती है कि भाई आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, तो वहां आपको हम क्या करेगा, इस अमाउंट पे टैक्स नहीं लेगा। ठीक है ना? वो स्कीम आपका सिक्योरिटी स्कीम, वो 80 सी कहलाता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन भी बेसिकली वही है, सिक्योरिटी स्कीम ही है। क्या है, आप अपने आप क्या कीजिएगा, एक बार पापा जी कहिए कि पापा जी हमको इनकम टैक्स का अपना फाइल दिखाइए, और आप उसमें देखिएगा ना बेटा, सबसे ऊपर ग्रॉस इनकम होगा। ठीक है? और ग्रॉस इनकम के नीचे ना सेक्शन 80 सी में डिडक्शन लिखा हुआ हो। ठीक है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सी। डिडक्शन अंडर 80 सी में क्या होता है बेटा, जो आपने एलआईसी लिया हुआ है, या जो आपने पीपीएफ कराया हुआ है, या जो आपने जीपीएफ लिया हुआ है, या आपने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड लिया हुआ है, ये सब जो अमाउंट होता है ना, ये सारा अमाउंट क्या होता है, सेक्शन 80 सी के तहत जो होता है, वो आपके इनकम में से, नेट इनकम में से क्या होता है, डिडक्ट होता है। मतलब उस इनकम पे आपको टैक्स नहीं लगता है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे गेम खेलती है। वो क्या गेम खेलती है, वो बोलती है कि भैया अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में, ठीक है ना, बदमाशी कब होता है, जब हमारे पास पैसा होगा तो हम बदमाशी करेंगे। सिंपल सी बात है ना कि अगर आपके हाथ में हम पैसा दे दें तो आपका खर्चा जो हो जाएगा वो बढ़ जाता है, सिंपल सी बात। ठीक है? तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप एक काम करो, आप सेक्शन 80 सी के तहत कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें एलआईसी हो गया, फिर आपका गोल्ड बॉन्ड हो गया, फिर आपका पीपीएफ होगा, यहाँ आप क्या करो, पैसा जमा कर दो। और पैसा जमा करोगे तो हम आपको उस पर तो टैक्स नहीं काटेंगे, और इतने साल बाद वो पैसा दुगुना या तीन गुना करके आपको हम क्या करेंगे, वापस कर देंगे। तो बेसिकली ये 80 सी के तहत तो काम बोल रहा है, लेकिन ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है। कैसे है समझ लो। अगर मान लो कि इस साल हमारे पास 5 लाख रुपया कैपिटल आया, और टैक्स बचाने के चक्कर में इसमें से 1 लाख रुपया का मैंने पीपीएफ कर दिया।
और आप लोगों को पता है ना कि पीपीएफ का मिनिमम लॉकिंग पीरियड 5 ईयर है, ठीक है। या मैंने सोवर्जिन गोल्ड बॉन्ड ले लिया, गोल्ड बॉन्ड ले लिया, इसका भी मिनिमम लॉकिंग पीरियड क्या है, 5 साल है। तो ये जो 1 लाख रुपया मेरा मार्केट में था, ठीक है ना, लिक्विडिटी मेरे पास थी, वो 1 लाख रुपया क्या हो गया, गवर्नमेंट के पास चला गया। तो जब पैसा कस्टमर के पॉकेट से निकल के गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, तो ऐसे भी तो वो मॉनिटरी कंट्रोल कर सकता है कि नहीं कर सकता है? पिटाएगा पिटाएगा बेटा पिटाएगा। नहीं आप देखो सिक्योरिटी क्या होता है, बिल्कुल लालच है, लेकिन इसे मॉनिटरी कंट्रोल भी तो है ना। अभी आप देखो, अगर आप देखोगे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, मैं गारंटी लेता हूं कि हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना 1.5 लाख पूरा करता है एटीसी में। प्रासुज जी सही है गलत? हाँ तो हमको टैक्स कम देना पड़े इसलिए, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहां पड़ रहा है देख रहे हो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। यस, ये क्या होता है सिक्योरिटीज में, जब हम लोग क्या करते हैं सिक्योरिटीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वो सिक्योरिटीज का पैसा हमको तुरंत नहीं मिलता ना, उस सिक्योरिटीज के लिए आपका बाउंडेशन है 5 साल 7 साल 10 साल बाउंडेशन है। आप जो एलआईसी में जमा करते हो, एलआईसी का पैसा कब मिलता है आपको, सोचा है कभी आपने? तो गवर्नमेंट, यस, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे ही क्या करती है, आपके पैसे को, जो पैसा आपने कमाया था, उस पैसे को क्या किया अपने पास कॉल मतलब बुला लिया फिर से, ठीक है। देखो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, समझो इस बात को, हमारे पास अगर 5 लाख रुपया आएगा तो मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा? आज आज के डेट में जो लोग पैसा अर्न कर रहा है और जो पैसा अर्न नहीं कर रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, किस चीज का होता है, लाइफ स्टाइल का होता है। जिसके पास पैसा ज्यादा होता है उसका लाइफ स्टाइल ज्यादा अच्छा होता है, जिसके पास कम होता है उसका लाइफ स्टाइल कम अच्छा होता है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि भैया, अगर अच्छा जिसके पास पैसा ज्यादा है वो क्या करते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल तुमको देता है, कोई एक बंदा है जिसकी सैलरी मान लो 1 लाख रुपए, ठीक है, वो किसी दुकान पे जा रहा है सब्जी खरीदने के लिए, तो वो सब्जी का रेट ऊंचा नीचा नहीं कराता है, कि कराता है? वो ठीक है, वो जाता है और जाके कहता है कि भैया 5 किलो आलू 10 किलो प्याज जो देना है दे दो। वो बोलता है कितना पैसा हुआ, ये इतना पैसा लो, चल दिया। समझिए इस बात को। अब क्या हुआ, मान लो कि मैं गया, ठीक है, मैं गया किसी दुकान पे, मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, मैं किसी दुकान पे गया, वहां जाके मैं उसको बोल रहा हूँ कि भैया मुझे आप 1 किलो सेब एप्पल दे दो। और आपको पता है कि मार्केट में बार्गेनिंग है, इंडियन मार्केट में बार्गेनिंग बहुत है। अब खेल देखो, खेल कैसे होता है। अगर हम एप्पल की बात करें, वही एप्पल जो एप्पल एक जगह बिक रहा है, वही एप्पल अगर आप कार से जाओगे तो आपको रेट बोलेगा 140। उसी एप्पल के लिए अगर आप स्कूटर से जाओगे ना तो आपको बोलेगा 130। और उसी के लिए अगर साइकिल से जाओ या पैदल जाओ तो आपको बोलेगा 120। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जो बंदा कार से आया है वो हमारे एप्पल को 140 में खरीद के लेके जाएगा, जो बंदा स्कूटर से आया है 130 में लेके जाएगा, जो साइकिल से आया वो 120 में लेके जाएगा। अब वो सोचेगा कि भैया जब 140 मेरे एप्पल का मिल रहा है और जब 120 मेरे एप्पल का मिल रहा है, तो क्यों नहीं हम कॉमन प्राइस करके 130। तो सोचो, जिस एप्पल को वो 120 में बेच सकता था, उस एप्पल को वो कितने में बेच रहा है, 130 में। सामान का दाम बढ़ा या घटा? बढ़ा दिया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वो देख रहा है कि लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो अभी क्या है कि मान लो कि आपके पास जो पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट बोले कि भैया आप हमारे यहाँ सिक्योरिटीज में उतना पैसा जमा कर दो, आपको हम बेनिफिट देगा। तो जैसे ही सिक्योरिटी में जमा होगा, आपके पास पैसा क्या हो जाएगा, कम होगा। और जब आपके पास लिक्विड पैसा कम होगा, सिंपल मैं लिक्विड पैसे की बात कर रहा हूँ, कैश की बात कर रहा हूँ, जो आपके पास लिक्विड पैसा कम होगा, तो ऑब्वियसली आप उसमें मार्केट में बार्गेनिंग करेंगे। गॉट इट? तो जब मार्केट में बार्गेनिंग करेंगे तो सामान का रेट ऑटोमेटिक क्या होगा, कम होगा। और अगर आप बार्गेनिंग नहीं करेंगे तो सामान का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। बोलो आकांक्षा, कुछ बोल रही हो बेटा? बिल्कुल वही बात। हाँ, वो मोल भाव नहीं करते हैं तो वहां सामान का रेट ज्यादा हो जाता है। और सिंपल सी बात है, जब रेट ज्यादा होगा तो वहां के लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी भी, क्यों वो चाहते हैं कि हम इसको पूरा करें, उसके लिए उनको अलग अलग काम करना पड़ता है। बोल बाबू।
नहीं बोलेगा, आकांक्षा गुस्सा है हमसे आज। ओह, बड़ा कष्ट है यार। हाँ, तो यही तो देखो मार्केट क्या होता है, यही मार्केट में, इसीलिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस को लाया गया कि लोगों के अंदर अगर हम परचेजिंग पावर कम करें ना, तो लोगों के अंदर क्या होगा, सामान का दाम ना अनएक्सपेक्टेड नहीं बढ़ेगा। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल मास्क की बात ले लो ना, कल बात करते ना, 60 पैसा कॉस्टिंग पड़ता है और 40-40 रुपए में मेरे सामने बिका है, 40 रुपए से मेरे सामने माल बेच बेचा है, 3 प्लाई मास्क को। तो बिकॉज उसके पास उस तरह के कस्टमर थे जिसने 40 में खरीदा उसको, और जो लोग नहीं खरीदने वाले थे उन लोगों के लिए कपड़ा का मास्क बना के बेचा गया। सिंपल सी बात। चलिए, तो आप लोग आप लोग, हाँ आप लोग पॉइंट्स लिखो, पहले लिखो तो पॉइंट्स ऊपर थोड़ा सा लिख लो, लिखो मैं बता लिखो, ऊपर लिखो हेडिंग मॉनेटरी पॉलिसी, खाली पॉइंट्स लिखो, इसके बारे में फिर डिस्कशन करेंगे। पॉइंट्स लिखो मॉनेटरी पॉलिसी। रिस्पॉन्सिबल कौन है मॉनेटरी पॉलिसी लागू करने के लिए? आरबीआई। रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई। फिर लिखो गोल, गोल क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का? लिखो लिखो, सबसे सबसे पहले लिख लो, सबसे पहले लिखो प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, नंबर 2 लिखो सस्टेनेबल ग्रोथ। नहीं लिखो, आगे लिखो, पूरा वर्ड लिखो अलग। सस्टेनेबल ग्रोथ इज डिपेंड अपॉन, इज डिपेंड अपॉन प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी। सस्टेनेबल ग्रोथ इज डिपेंड अपॉन प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, बेसिकली ये प्री कंडीशन है, सस्टेनेबल ग्रोथ का ये प्री कंडीशन है, ठीक है ना, प्राइस स्टेबिलिटी। नेक्स्ट लिखिए पॉलिसी फ्रेम। कौन करता है पॉलिसी फ्रेम? आरबीआई। नेक्स्ट लिखो इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग एक एक आदमी, एक एक आदमी, एक एक बोलो, 7 आदमी है, बोलो तो। सीआरआर चलो एक हो गया, एसएलआर भी बोल दिया, आप दूसरा कोई बोलो, एक एक बोलिए। क्या बेटा? बैंक रेट, ठीक है, और बोलिए। मेरे पास आ गया सीआरआर आ गया, एसएलआर आ गया, बैंक, क्या बेटा? रेपो रेट आ गया, ठीक है, और बोलिए। रिवर्स रेपो रेट आ गया, और बोलिए। वेरी गुड। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और कुछ है? एमएसएफ, वेरी गुड। एमएसएफ मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, चलो लिखिए, लिख लो, एक पॉइंट लिख लो सब।
ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? बेसिकली सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में सिक्योरिटीज इश्यू करके गवर्नमेंट बोलती है कि भैया आप सिक्योरिटीज को लीजिए, और इसके थ्रू वो क्या करती है, मार्केट के लिक्विडिटी को खत्म करती है। ठीक है, खत्म नहीं, कम। एटीसी मैंने आपको एग्जांपल दिया बेटा। एटीसी एटीसी एक मतलब एक टूल्स है ओपन मार्केट ऑपरेशन का। एक होता है ना कि लालच देके कोई काम कराना, वो एटीसी और टूल की तरह काम करती है और कुछ नहीं। हाँ हाँ, एलआईसी हो गया, पीपीएफ हो गया, फिर आपका सोवरिन गोल्ड बॉन्ड हो गया, फिर इसके बाद और कुछ बोलो सब। हाँ, एनएससी हो गया, केवीपी हो गया, ये सारे हो गया। बॉन्ड, एक मिनट, क्या बोल रहे हो थी आकांक्षा, क्या बोल रहे हो बेटा? बेटा ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जिसके बारे में हम आप लोगों को चर्चा कर रहे हैं ना, इसमें कल बताया था ना कि फिजिकली गोल्ड की कमी हो रही थी, और लोग चाह रहे थे कि हम पैसा अपना इन्वेस्ट करें, और ओपन मार्केट ऑपरेशन भी करना था। तो आरबीआई आरबीआई और गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो मार्केट, जो सोने का करंट वैल्यू है मार्केट में, उस वैल्यू के हिसाब से क्या किया कि लोगों को बोला कि आप 1 ग्राम से लेकर शायद 30 ग्राम तक, 30 ग्राम शायद उसका मैक्सिमम है, वहां तक आप परचेज कर सकते हैं। और उसमें उनको सोना नहीं मिलता है, उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसपे लिखा रहता है कि आपने इतना ग्राम सोना खरीदा है, उसका वैल्यू इतना है, और एज अ मेच्योरिटी आपको वो वापस किया जाएगा। मतलब फिजिकली नहीं मिला। हाँ, वही 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 बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। एक जस्ट लाइक एक पेपर समझते हो ना, एक जस्ट लाइक एफडी देखा है बेटा, एफडी? अरे एफडी कागज नहीं देखा है? ओके ओके, एक एक समझाता हूँ, समझाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट इशू करती है। नॉर्मल सा होता है, उस पे लिखा हुआ रहता है। मैं तुमको ना एक अपना मैंने जो बॉन्ड लिया है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, प्ले ऑफ। हाँ, तो क्या करेगा, दिखा देगा, तुम संतुष्ट रहेगा तो मैं ठीक है। सारा कागज अपना निकाल लिया तो 1 सेकंड में। ठीक है, तो मैं भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। बेसिकली एक्चुअली क्या होता है कि कुछ नहीं है, वो नॉर्मल एक पेपर आपको मेल आता है, क्योंकि डिजिटल आ गया ना आजकल। एक नॉर्मली पेपर मेल आता है जिसमें लिखा रहता है कि आरबीआई इशू करती है वो बेसिकली सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। आप बॉन्ड जिसका क्या उसका परचेज कर सकते हो। तो जो कंपनी इशू, जो फॉर्म इशू कर रही है ना, उसके पेड पे लिखा रहेगा, और उस पे लिखा रहता है कि आपने इतना रुपए का सामान खरीदा है, इतने साल के बाद आपको पेमेंट होगा। और पेमेंट का जो क्राइटेरिया है वो जैसे फिक्स है, जैसे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में 2.5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है। इसके अलावा ये बोला गया है कि एट दैट टाइम जो सोने का रेट रहेगा उस रेट में आपको पेमेंट किया जाएगा। ठीक है,
तो बॉन्ड बॉन्ड बेसिकली समझ लो कि एक प्रॉमिसरी नोट हो गया, मतलब एक नोट हो गया कि भैया हम आपको इतना पैसा देंगे ही देंगे, उससे कम आपको नहीं देंगे। गॉट इट? उससे कम कभी नहीं देंगे, और उसके ऊपर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो एक सिक्योरिटी टाइप में हो गया बॉन्ड, और कुछ नहीं है। हाँ बेटा। अरे फिर तुम वहां के चल जाता है, लक्ष्मी चिट फंड में चला जाता है। ठीक है। नहीं, बेसिकली गवर्नमेंट जो भी बॉन्ड इश्यू करती है उसमें उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है। ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में बेटा वही है कि आपका एलआईसी हो गया, पीपीएफ हो गया, फिर आपका ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड हो गया, एनएससी हो गया, फिर केवीपी हो गया, ये सब चीज जो है वो करता है। इसको क्या बेटा? हाँ, वही वही केवीपी, किसान विकास पत्र। नहीं, आप खरीदोगे उसी समय वो गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है, खरीदो जब आप इतना का बॉन्ड, जब आप किसी अमाउंट का बॉन्ड लेते हो ना, तो बॉन्ड जब बनता है ना, उसी बॉन्ड में लिखा हुआ रहेगा कि भैया आपको मिनिमम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, मैक्सिमम इसके ऊपर भी मिल सकता है। एक मिनिमम हम लोग देते हैं कि इतना आपको हम देंगे ही देंगे, क्योंकि नहीं तो फिर कोई कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, एलआईसी कोई लेता है तो उसका एक सम एस्योर्ड रहता है बेटा, और मरे दो चीजें होती हैं, एक जब जिंदा रहेगा तो उसका उसको दूसरा अमाउंट मिलता है, और अगर वो मर जाता है तो दूसरा अमाउंट मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो वही कहानी है। ठीक है, वही कहानी है। चलो, और क्वेश्चन। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, दूसरे लोगों का नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी होते हैं वो लोग नवंबर से आपको जब फरवरी तक चाहते हैं कि बेटा हम, नहीं तो क्या होता है ना, लास्ट मतलब मार्च महीने में सैलरी हो जाती है जीरो। ठीक है। हाँ, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैसा होता है। हाँ, वही वही बता रहा हूँ ना, वही बता रहा था ना कि जितने भी सिक्योरिटीज, जितने भी तरह के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, उसके थ्रू मार्केट से लिक्विडिटी खत्म, मेन देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन का जो सबसे मेन मुद्दा है ना, कि मार्केट से लिक्विडिटी, लिक्विडिटी करने का मतलब ये हो गया कि फिजिकल कैश, ठीक है ना, उसको खत्म करना है। समझ में आ रहा है बात मेरी? क्योंकि जितना लोगों के हाथ में कैश रहेगा उतना लोग परचेज करेगा, और जितना लोग सामान परचेज करेगा उतना क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, उतना महंगाई बढ़ेगा। अगर किसी सामान को तुम ज्यादा परचेज करोगे ना, तो उसका उसको वहां पे लोग प्रॉफिट कमाना चाहेगा, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना चाहेगा। सैनिटाइजर का दाम क्यों इतना बढ़ गया, एक ही बात, क्योंकि लोग वहां प्रॉफिट करना शुरू कर दिया, तो लोग जब खरीदना शुरू किया तो प्रॉफिट कमाना शुरू किया। तो अगर हम तुम्हारे पास से कैश ही खींच लें, ठीक है, तो तुम नहीं परचेज कर पाओगी ना। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये भी एक मुद्दा है, सिक्योरिटीज के थ्रू लोगों को, मतलब लोगों की लिक्विडिटी को कम की जाए, खत्म तो नहीं हो सकता है, कम किया जा सकता है। चलो, और। हाँ बेटा। हम्म। फुल एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं? हम्म। बिल्कुल, आप एक सिंपल सी बात सोचिए ना, बेटा अगर हम लोन अधिक लोगों को देंगे तो अधिक फैक्ट्रियां बैठेंगी, और अधिक फैक्ट्रियां बैठेंगी तो अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, नहीं मिलेगा? जुड़ा हुआ है, सब इससे जुड़ा हुआ है। कल प्लास्टिक पार्क के बारे में आपको बता रहा था, याद है ना? गवर्नमेंट इतने कम रेट में जगह क्यों, यस, गवर्नमेंट इतने कम रेट में क्यों जगह अवेलेबल करा रही है? क्योंकि, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि वहां बिजली की व्यवस्था हो गई है, रोड की व्यवस्था हो गई है, लोन पे सब्सिडी भी मिल रहा है। तो इसके पीछे मेन मोटो यही होता है ना कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दें। क्लियर है? चलो, बोलो बोलो बोलो, और क्वेश्चन पूछो, पूछने में कंजूसी मत करो। हो गया सब, तुम लोग हम पूछेंगे तो तुम लोग ना जवाब नहीं देगा। अच्छा, कल एक चीज छूट गया था मेरा, टेंडर मनी में फिएट मनी वर्ड सुना है आप लोगों ने? क्या होता है फिएट?
फिएट मनी क्या होता है बेटा? हट! क्या असली गधा है। कौन बोल दिया? हम्म। अपने मन से बोलो कि पढ़ के बोल रहे हो? सच्ची सच्ची बोलो। क्या पढ़ा था? ठीक है, तब आप लोग के लिए होमवर्क है, लिखिए तो। फिएट मनी, ठीक है, ज्यादा नहीं, 150 वर्ड्स में लिखना है। लिखो एक बार, सब कोई लिखो, फिर कल डिस्कस करेंगे हम लोग। हमको पता था तुम लोग बच्चे खाएगा फिएट मनी में। नहीं, नहीं, उस टर्म में नहीं जा रहे हैं अभी। हम लोग इसको लीगल टेंडर के फॉर्म में आप सोचिए एक बार, फिएट मनी क्या होता है, ठीक है ना? लीगल टेंडर के फॉर्म में देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, और कल इसका हमको आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है? जवाब नहीं लिख के और ये भेजिएगा एक बार 150 वर्ड्स में। ओके। नहीं, ये आज एक्चुअल में कल से आज तक का एक ही स्लाइड में था मेरा, तो इसलिए मैं आज शेयर कर दूंगा अभी। ओके, चलो, तो मिलते हैं। हाँ बेटा, वो भी शेयर कर देगा सिलेबस। 5:30 हो गया, अगला क्लास होने वाला है। कल हम लोग, आप लोग तो हमारे कल से मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ के आए नहीं थे कि पढ़ के आए थे? ठीक है, ठीक है, तो कल का, ठीक है, तो सिलेबस कल क्या करना है मैं आपको 10 मिनट में आपके ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है? चलो, ओके, बाय। बाय 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 बाय।